नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरोग्य में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक चैप्टर कैलेंडर की। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर टॉपिक में हम मुख्य रूप से दो ही चीज़ों को पढ़ेंगे, जो है एक तो है नॉर्मल ईयर और दूसरा है लीप ईयर। एक साधारण वर्ष में जो एक कैलेंडर होता है वो होता है 12 महीनों का, और इन 12 महीनों में कुछ महीने 31 दिन के होते हैं तो कुछ 30 दिन के, और इसके अलावा एक फरवरी महीना होता है वो 28 या 29 दिन का होता है। अब जैसे एक नॉर्मल ईयर होता है तो वो 52 वीक और 1 दिन का होता है, यानी कि टोटल 365 दिन का। और इस नॉर्मल वीक यानी कि नॉर्मल ईयर में फरवरी जो होता है वो 28 दिनों का होता है। इसके अलावा जो लीप ईयर होता है वो 52 सप्ताह और 2 दिन होता है, और इसमें 366 दिन होते हैं, और इसमें फरवरी जो है वो 29 दिनों का होता है। अब जैसे किसी भी वर्ष में हमें नॉर्मल ईयर या लीप ईयर याद करना हो तो हम इसके लिए जो ईयर होता है उसमें 4 का भाग देते हैं। अब जैसे लीप ईयर होगा तो उसमें 4 का भाग पूरा चला जाएगा, और जो नॉर्मल ईयर होगा उसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता है। अब जैसे एग्जांपल देखें, जैसे 1986 1986 में 4 का भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4 16 3 8 30 2 6 24, मतलब वो शेष बचता आता है। अगर इसमें 4 का भाग पूरा चला जाता तब तो ये लीप ईयर हो जाता, लेकिन इसमें 2 शेष बच गए तो यह हो गया हमारा नॉर्मल ईयर। अब जैसे अगले एग्जांपल की बात करें तो इसमें हम 4 का भाग देंगे तो इसमें 4 का भाग जाता है 5 0 1, यानी कि इसमें कोई भी शेष कुछ भी शेष नहीं बचता है, तो ये हमारा हो गया लीप ईयर। अब जैसे अगले वर्ष की बात की जाए, इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 9 1, मतलब इसमें भी 4 का भाग पूरा जाता है, तो ये भी हमारा हो गया लीप ईयर। अब इसके अलावा इसमें इस ईयर की बात की जाए 2013 की, तो इसमें हम 4 का भाग देंगे 5 0 4 2, मतलब कि इसमें हमारे पास एक शेष बच जाता है, यानी कि ये जो 2013 है ये एक नॉर्मल ईयर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन वर्षों में 4 का भाग पूरा जाता है वो वर्ष तो लीप वर्ष होते हैं, यानी कि उन वर्षों में फरवरी जो है वो 29 दिनों की होती है। इसके अलावा जिन वर्षों में 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, यानी कि कुछ भी शेष बचता है, तो वो ईयर होता है नॉर्मल ईयर। उसमें फरवरी जो है वो 28 दिनों की होती है। अब इसके अलावा हम अगर नॉर्मल ईयर का सीधा ज्ञात करना चाहे, जैसे शॉर्ट या कम समय में, तो हम इन 2 आगे वाले अंकों को छोड़कर लास्ट वाले 2 डिजिट में 4 का भाग दे सकते हैं। अगर ये सेम ही प्रोसेस होता है, अगर इनमें भी 4 का भाग पूरा जाता है तो ये लीप ईयर होता है, और अगर 4 का भाग पूरा नहीं जाता है तो ये नॉर्मल ईयर होता है। जैसे 86, इसमें अगर 4 का भाग देंगे तो पूरा नहीं जाएगा, तो ये हो गया नॉर्मल ईयर। अब जैसे इसमें देखते हैं, इसमें 04, इन आगे वालों को हम छोड़ सकते हैं, केवल पीछे वाले 2 अंकों में 4 का भाग दे सकते हैं। तो इसमें भी 4 का भाग पूरा जाएगा, इसमें भी पूरा जाएगा, और इसमें 13, इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। तो ये हो गया नॉर्मल ईयर और ये हो गया लीप ईयर। अब हम बात कर लेते हैं शताब्दी की, यानी कि सेंचुरी की। जैसे कि एक नॉर्मल सेंचुरी होती है और एक लीप सेंचुरी होती है, जो कि 400 वर्ष के बाद आती है। अब जैसे लीप सेंचुरी को याद करने के लिए हमें किसी भी सेंचुरी में 400 का भाग देना पड़ता है। अगर भाग पूरा चला जाता है तो वो सेंचुरी होती है लीप सेंचुरी, और जिस सेंचुरी में 400 का भाग पूरा नहीं जाता है वो सेंचुरी होती है नॉर्मल सेंचुरी। जैसे एग्जांपल देके 2000 में अगर 400 का भाग दें 20 यानी कि 5, इसमें 400 का भाग पूरा चला जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है, तो ये तो हो गई एक लीप सेंचुरी। इस सेंचुरी में जो फरवरी है वो होगी 29 दिनों की। इसके अलावा जैसे 1900 की बात की जाए
1900 में 4 का भाग देते हैं 400 का, तो यह भाग पूरा नहीं जाता है। 3 4 पीछे 3 शेष बच जाता है, यानी कि यह जो सेंचुरी है ये हो गई नॉर्मल सेंचुरी। इसमें जो है फरवरी होता है ना, वो 28 दिनों का होता है। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे 100 वर्षों में लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हमें 100 में 4 का भाग देना पड़ता है। तो ये तो चला जाता है 25 बार, लेकिन इसमें एक गड़बड़ होती है। अब जैसे 100 वर्ष होते हैं ना, इनमें पूरे 25 लीप वर्ष नहीं होते हैं। इसमें जैसे एक सेंचुरी हो गई, तो अगर वो नॉर्मल सेंचुरी है तो इसमें 24 वर्ष यानी कि 24 लीप वर्ष ही होते हैं। इसी प्रकार इसका उत्तर देखें तो यहाँ पर ये 24 होगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। अगर 400 में हम 4 का भाग देंगे तो ये आएगा 100, लेकिन हमें पता है कि 100 वर्षों में पूरे लीप वर्ष 25 के 25 लीप वर्ष नहीं आएगा, यानी कि इसमें 24 ही आता है। तो 24 को 4 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 96, यानी कि 100 में से 4 लेस हो जाएंगे। तो ये 96 लीप वर्ष और बाकी के नॉर्मल वर्ष। लेकिन अब हमें यह ज्ञात करना पड़ेगा कि इसमें 400 वर्षों में एक लीप सेंचुरी भी आती है, तो वो लीप सेंचुरी वाला एक लीप वर्ष और जुड़ जाएगा, यानी कि 400 वर्षों में टोटल 97 लीप वर्ष होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 97। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो इसमें 640 है, तो इसमें हम दोनों 600 को अलग कर देंगे और 40 को अलग कर देंगे। अब जैसे 600 में 4 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होता है 150, यानी कि 150। अब हमें पता होता है कि 600 वर्षों में से एक जो होता है वो लीप सेंचुरी होती है और बाकी के 500 वर्ष नॉर्मल वर्ष होते हैं। तो इनमें से हम 5 को लेस करेंगे, तो ये हमें प्राप्त हो गया 145। और 40 वर्षों में 4 का भाग देने पर यानी कि 10 लीप वर्ष ये और 145, यानी कि टोटल मिलाकर 640 वर्षों में 145 प्लस 10 155 लीप ईयर होते हैं। यहाँ हमारे पास जैसे 155 ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको जैसे क्वेश्चन में आ जाएगा हमारे पास ये 155, ये सही होगा। इसमें 155 लीप ईयर होते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइप करने में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं और 400 वर्षों में एक लीप सेंचुरी आने के कारण 96 और एक लीप सेंचुरी वाला यानी कि 97 लीप वर्ष होते हैं। और इसी प्रकार पर 400 वर्षों में एक लीप सेंचुरी वाला वर्ष भी ऐड होता है। तो चलिए अब अगले टाइप में देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो हम बात करते हैं टाइप नंबर 3 की, डिफरेंट ऑफ मंथ्स, यानी कि महीनों का अंतर। अब जैसे क्वेश्चन के तौर पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1, 25 जुलाई 2007 को बुधवार है, तो 6 अक्टूबर 2007 को कौन सा वार होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो जुलाई मंथ होता है वो 30 दिनों का होता है या 31 दिनों का। अब जैसे जुलाई होता है वो 31 दिनों का होता है, तो इसमें से 25 तो चले गए, बाकी बच गए 6 दिन। यानी कि हम इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे जुलाई के बचे हुए दिन, यानी कि 6। हमें अक्टूबर तक बढ़ना है, तो इसके बाद अगस्त में दिन होते हैं 31, यानी कि 31। फिर सितंबर में हो गए 30 और अक्टूबर में जो है वो हमें 6 दिनों का ही पूछा है, यानी कि 6 तारीख तक, तो हम अक्टूबर का 6 लिखेंगे। अब जो ये इनका टोटल आएगा, इनमें हम 7 का भाग दे देंगे। जैसे 30 30 60 60 66 67 67 और 6 73। 73 में 7 का भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 76। तो पूरा चला जाता है, पीछे शेष बच जाता है 3, यानी कि
25 जुलाई 2007 में बुधवार है, तो बुधवार में हम बुधवार प्लस 3 यानी कि बुधवार के आगे के 3 दिन ऐड करेंगे। तो हमें 6 अक्टूबर 2007 का दिन यानी कि 6 अक्टूबर 2007 को कौन सा वार होगा यह ज्ञात हो जाएगा। अब जैसे बुध प्लस 3 हो जाएगा शनिवार, तो ये हो गया हमारा आंसर शनिवार। अब इसको और ही शॉर्ट ट्रिक यानी कि और ही शॉर्ट तरीके से करने के लिए हमें एक और फॉर्मूला है, तो देखते हैं। अब जैसे जुलाई के बच के हमारे पास 6, अब अगस्त में देखते हैं तो अगस्त जो होता है वो होता है 31 दिनों का, लेकिन अगस्त में हम 7 का भाग दें 31 में तो 28 तक तो पूरा चला जाता है, पीछे बचते हैं 3, तो उन 3 को यहाँ पर टाइप कर देंगे। अब इसके अलावा सितंबर में देखें तो सितंबर होता है 30 दिनों का, और इसमें 30 में 7 का भाग देने पर हमें शेष फल प्राप्त होता है 2, तो 2 को यहाँ लिख देंगे। अब अक्टूबर में जो है वो 6 है यानी कि 6 दिनों का, अगर 7 होता तो यहाँ 0 हो जाता 6। अब हम इनको शॉर्ट तरीके से काट देते हैं, जैसे कि 7 का भाग कहाँ तक जाता है, जैसे 6, 6 12 और 14, 2 14 यानी कि 7 का भाग 14 में पूरा जाता है, पीछे बच गए 3। अब इन 3 को यहाँ पर यह आ गया। अब वेडनेसडे में 3 ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सैटरडे यानी कि शनिवार, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें है 27 फरवरी 1992 को गुरुवार है, तो 5 सितंबर 1992 को कौन सा वार होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो फरवरी माह है वो लीप वर्ष है या नॉर्मल वर्ष। तो जैसे 1992 यानी कि 92 में 4 का भाग देने पर 4 दूने 8, 1 2 4 3 12 यानी कि पूरा जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है, यानी कि जो 1992 में है वो एक लीप वर्ष है, इसलिए फरवरी जो है वो हो जाएगा 29 दिनों का। अब फरवरी में बच गए हमारे पास 2 दिन, 27 तक तो है और हमारे पास बच गए 2 दिन। और अगला है मार्च जो होता है वो होता है 31 का, 31 में 7 का भाग देने पर 28 तक जाता है, पीछे शेष पद बचता है 3, जो कि यहाँ लिख देंगे। अप्रैल में 30 होता है तो 7 का भाग देने पर 28 पर जाता है और 2 बच जाता है। अब मई में भी 3 बच जाता है, जून में भी 2 बच जाता है, और जुलाई जो है वो होता है 31 का, तो उसमें 3, अगस्त वो भी 31 का ही होता है। जुलाई और अगस्त 2 ऐसे माह हैं जो लगातार 31 महीने के यानी कि 31 दिनों के होते हैं, तो इसलिए अगस्त के भी हम 3 लिख देंगे। अब सितंबर के हमारे पास ज्ञात ही करना है, तो सितंबर में हमारे पास आ गए 5, तो यहाँ पर 5 को लिख देंगे। 5 दिन ये हो गए सितंबर। अब इनको 7 का जहाँ तक कटता है इनको काट देंगे। अब जैसे 3 2 5 2 7 ये हो गए 5 2 7, तो हमारे पास पीछे बच गया 3 3 6 3 9, और 9 या तो 9 लिख दो, 9 में 7 का भाग दे दो, या फिर हमें सीधा ही पता है कि 9 में 7 का भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 2। तो इस प्रकार हम गुरुवार में 2 ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा शनिवार। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हो गया शनिवार, गुरु प्लस 2 शनि। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मुख्य बात यही ध्यान रखनी है कि जो वर्ष है वो लीप वर्ष है या नॉर्मल वर्ष। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो इसमें 15 जून 2004 को मंगलवार है, तो 19 फरवरी 2004 को कौन सा वार होगा। अब इसमें जो है वो हमारा उल्टा हो गया, जैसे पहले हमें जून का दे दिया और फरवरी का पूछ लिया, तो इसको ज्ञात करने के लिए भी यही सेम ही कंडीशन है, जैसे फरवरी से जून देख लो या फिर जून से फरवरी। जैसे फरवरी से जून देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं फरवरी कौन सा है, इसमें 0 4 में 4 का भाग देने पर पूरा जाता है, यानी कि ये एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में फरवरी होता है 29 दिनों का, यानी कि फरवरी के 10 दिन बच गए, 19 तो है ही,
10 दिन बच गए। 10 में 7 का भाग देने पर पीछे शेष बचता है 3, 3 को यहाँ लिख देते। अब मार्च में भी 3, अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में 15 है। तो 15 में 7 का भाग देने पर 14 तक जाता है और पीछे एक शेष पल बच जाता है। तो यहाँ पर 1 ही लिखेंगे क्योंकि 14 तक तो पूरा 1 कट जाता है। अब जैसे इनको 7 तक काटे तो 3, 3 6 और 1 7, पीछे बच गया हमारे पास 3 और 2 5। यानी कि अब हमें पूछा है मंगलवार से 19 फरवरी 2004, यानी कि पीछे का पूछा है। अब हमें जैसे फरवरी का पूछा है तो हमें पहले जून का दे रखा था और फरवरी का पूछा है तो हम इसमें से ऐड करने की बजाय लेस करेंगे, यानी कि मंगलवार में से 5 को लेस करेंगे। तो मंगल लेस 5, यानी कि मंगल से 5 दिन घटाएंगे, या फिर 7 दिनों का एक सप्ताह होता है तो मंगल प्लस 2 कर देंगे, या तो मंगल -5 कर दो या मंगल +2, यानी कि गुरुवार। यह हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमें पूछा है 16 सितंबर 1997 को मंगलवार है तो 23 जनवरी 1997 को कौन सा वार होगा। ये भी इसमें भी हमें पहले सितंबर का दो रखा है और जनवरी का पूछ रखा है, तो हमें लेस करना होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो इसमें भी हमें लीप ईयर का देखना होगा। तो 97 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल ईयर। अब इस नॉर्मल ईयर में हमें जनवरी के देख के कितने दिन बाकी बचे हैं। 23 से जनवरी होता है 31 का, तो इसमें हमें 8 दिन शेष बचते हैं। अब 8 में 7 का भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 1, या तो 8 लिख दो या फिर 1 प्लस फरवरी हो गया 28, यानी 28 में 7 का भाग पूरा जाता है, तो ये फरवरी का 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3 और सितंबर के 16 है, तो 7 का भाग देने पर 14 तक जाता है और पीछे शेष पर बचता है 2, यानी कि 2। यह होगा 16 सितंबर 1997 तक। अब इसमें से 7 तक जो करते हैं उनको काट देंगे, जैसे 3 2 5 2 7, 3 3 6 1 7, पीछे बच गया 3 + 2 यानी कि 5। अब इस मंगल में से या तो 5 लेस कर दो या फिर 2 ऐड कर दो, तो मंगलवार +2, मंगल +2 हो गया गुरुवार। तो इस प्रकार हमें चारों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इनमें हमें बस लीप ईयर का ही ध्यान रखना पड़ता है, बाकी हमें यह ध्यान रखना होता है कि कौन सा महीना 30 दिनों का होता है और कौन सा महीना 31 दिनों का। तो चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप नंबर 4 की, जो है डिफरेंट ऑफ ईयर्स, यानी कि वर्षों का अंतर। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से देखें, 3 मार्च 2003 को सोमवार है तो 15 जुलाई 2012 को कौन सा वार होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 3 मार्च 2003 से 15 जुलाई 2012 तक कितने वर्ष होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 9 वर्ष, 12 में से 3 गए तो हमें 9 वर्ष। अब हमें यह ध्यान रखना होता है कि एक नॉर्मल ईयर से अगले नॉर्मल ईयर में बढ़ने पर हमें, जैसे 1 जनवरी को सोमवार है तो अगली 1 जनवरी को मंगलवार होगा, और जैसे कोई लीप ईयर है, जैसे 2004 एक लीप ईयर है, तो 1 जनवरी 2004 को सोमवार है तो उस लीप ईयर में 366 दिन यानी कि 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। 52 सप्ताह में तो 7 का पूरा भाग चला जाता है, और जो पीछे 2 सप्ताह बचते हैं यानी कि 2 दिन बचते हैं ना, वो पिछले वाले वार में ऐड हो जाएंगे। जैसे कि 1 जनवरी को सोमवार था
तो लीप ईयर से अगले वर्ष में 1 जनवरी को बुधवार होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें 3 मार्च 2003 को सोमवार है, तो 15 जुलाई 2012 को कौन सा वार होगा। पहले से तो 9 ईयर का देख लेते हैं। 9 ईयर में कितने लीप ईयर होते, जैसे 4, 8 और 12, 3 लीप ईयर होते हैं। तो ये हो गया 9 + 3 12, 12 में 7 का भाग देने पर शेष 5। अब सोम में से 5, सोमवार में 5 ऐड करने पर हमें प्राप्त होता है शनिवार। ये जो शनिवार है ये तो आ गया हमारा 3 मार्च 2012 का। अब हमें 3 मार्च 2012 से 15 जुलाई 2012 तक देखना है। तो इसमें हमें वही पहले वाले टाइप 3 वाला कंडीशन यूज करना है। जैसे 3 मार्च से 31 मार्च तक होते हैं 28 दिन। 28 में 7 का भाग पूरा चला जाता है, तो मार्च में तो हो गया 0। अब अप्रैल में हो गया 2, मई में हो गया 3, जून में हो गया 2 और जुलाई में 15 है, तो 15 में 7 का भाग 14 तक जाता है और शेषफल बचता है 1। अब इसको जैसे 7 से काटे तो 3, 2, 5, 2, 7। अब हमें प्राप्त हो गया 1, यानी कि 3 मार्च 2012 को शनिवार है, तो शनिवार + 1, यानी कि हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया रविवार। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें 16 फरवरी 1996 को शुक्रवार है, तो 23 नवंबर 2007 को कौन सा वार होगा। इसमें भी यही सेम ही कंडीशन है। सबसे पहले देखते हैं कि 1996 जो है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। तो 96 में 4 का भाग पूरा जाता है, तो ये तो हमारा हो गया लीप ईयर, यानी कि 16 फरवरी जो है ये हो गया 29 का। तो 16 से 29 ये हो गया 13 दिन। अब 13 में 7 का भाग देने पर हमें 6 पीछे बच जाता है 6। और सीधा नवंबर तक देख लेते हैं। इसके बाद मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3 और नवंबर के 23 में 7 का भाग 21 तक जाता है और पीछे शेषफल बच जाता है 2, यानी कि ये हमारा आ गया 23 नवंबर 1996 तक। अब इसको जैसे काटे 3, 2, 5, 2, 7, 3, 2, 5, 2, 7, ये हो गया 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 15। 15 में 7 का भाग 14 तक और पीछे बच जाता है 1, यानी कि शुक्रवार से 23 नवंबर 1996 तक 1 बढ़ाए, तो ये हमारा हो गया शनिवार। अब हमें देखना है कि 23 नवंबर 2007 तक, यानी कि 23 नवंबर 1996 से 23 नवंबर 2007 तक, इसमें जैसे वर्षों को काउंट करें नॉर्मल वर्ष, तो नॉर्मल सारे ही वर्ष होते हैं, वो होता है 11। ये तो हो गए 11 नॉर्मल। अब इसमें लीप ईयर कितने थे वो भी हमें ऐड करने पड़ेंगे। जैसे 96 का तो हमारे पास हो गया। अब 96 से अगला होता है 2000, जो कि एक लीप सेंचुरी है। इसके बाद में 2004, इसके बाद में 2008, जो कि नहीं है, हमें 7 तक ही पूछा है। तो ये हो गया 11 + 2 13 और 13 में 7 का भाग देने पर 6 शेष बच जाता है। तो ये शनिवार + 6 या शनिवार -1 कर दो, यानी कि शुक्रवार हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमें पूछा है 15 अगस्त 2015 को शनिवार है, तो 26 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा। अब इसमें हमें पहले की तरह ही टाइप 3 की तरह ही उल्टा पूछा है, तो हम 2002 से 2015 की तरफ बढ़ेंगे। जैसे पहले पूछा है 26 जनवरी का, तो 2002 से 2015 तक हम या तो पहले ईयर गिन लेंगे या फिर 26 जनवरी से 15 अगस्त 2002 तक का निकाल लेंगे, उसके बाद ईयर्स को ऐड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। अब 2002 से 2015
15 तक हमारे पास आ गए। 13 तो नॉर्मल ईयर, और उनमें अब लीप ईयर कितने थे वो जैसे 2004, 8 और 12, ये 3 लीप ईयर। तो 13 + 3 ये हो गया 16। 16 में 7 का भाग 14 तक पीछे बच जाते हैं 2। यानी कि अब जैसे हमें पहले अगस्त से जनवरी का पूछा है तो हम शनि में से लेस करेंगे, यानी कि शनिवार लेस 2। ये हमारे पास आ गया गुरुवार। अब हमें दिनों का ज्ञात करना है। तो इसमें 26 जनवरी से 5 दिन शेष बच जाते हैं जनवरी के, यानी कि 5। और जो फरवरी है वो 2015 की, जो वो तो एक नॉर्मल ईयर है, तो ये 28 दिनों की होगी, तो ये फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त का 15 तक है, यानी कि 7 का 14 और पीछे शेष 1, यानी कि 3, 2, 5, 2, 7, 3, 3, 6, 1, 7, पीछे बच के 5, यानी कि गुरुवार लेस 5 या फिर गुरुवार + 2, ये हो गया हमारा शनिवार। यानी जो क्वेश्चन पूछा है 15 अगस्त 2015 को शनिवार है, तो 26 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा, तो इसका उत्तर होगा हमारा शनिवार। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 21 अक्टूबर 2018 को रविवार है, तो 17 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा। अब इसी में भी उल्टा ही चलेगा, जैसे लेस करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2003 से 2018 के बीच, यानी कि 15 ईयर्स। 15 में 7 का भाग 14, यानी कि पीछे बच गया 1। रविवार में से 1 लेस करेंगे, यानी कि शनिवार। अब देखते हैं दिनों की, यानी कि 17 मार्च 2018 से 21 अक्टूबर 2018 तक। मार्च के हो गए 4 और 10 14, यानी कि मार्च का हो गया 0, अप्रैल का हो गया 2, मई का हो गया 3, जून का हो गया 2, जुलाई का हो गया 3, अगस्त का हो गया 3, सितंबर का हो गया 2 और अक्टूबर का हो गया 0। 21 में 7 का भाग 0 था। अब इसमें जैसे 3, 2, 5, 2, 7, 3, 3, 6, 2, 8, यानी कि पीछे बच गया 1। अब शनिवार में से 1 लेस करेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया शुक्रवार। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया शुक्रवार। अब देखते हैं अगला टाइप। अब हम बात कर लेते हैं कैलेंडर टॉपिक के सबसे मुख्य टाइप, यानी कि टाइप नंबर 5 की। इसमें जो है हमें, यानी कि एक वर्ष में जो मंथ होते हैं उनमें नॉर्मल ईयर के मंथ के कोड और लीप ईयर के कोड। अब जैसे इन कोड से हम किसी भी डेट का या किसी भी तारीख का वार निकाल सकते हैं, इन जैसे सेंचुरी कोड से और मंथ के कोड से। और ये एक फॉर्मूला है, और इसके अलावा जो आएगा, जो आंसर आएगा उनमें ये आंसर होगा उनका। अब जैसे नॉर्मल ईयर के कोड है 144025036 और लीप ईयर के हैं 034025036 इसमें बात लीप ईयर में अंतर बस 2 ही जनवरी और फरवरी का अंतर है, बाकी सभी सेम है। अब इनको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे 144 हो गया 12 का होल स्क्वायर, और 025 हो गया 5 का होल स्क्वायर, 036 हो गया 6 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 12 का होल स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। अब लीप ईयर में जो है 1 में से ये लेस हो गया 1 यानी कि 0, और 4 में से 1 लेस हो गया यानी कि 3। बाकी के है जैसे सेम ही, बस इनको याद करना है। इसके बाद है सेंचुरी कोड, यानी कि 1700 जो शताब्दी है उसका कोड है 4, 1800 का है 2,
1900 का है 0 और 2000 का है 6। और इसके अलावा जो फॉर्मूला है वो है पहले सबसे पहले डे यानी कि दिनों की संख्या, इसके बाद मंथ कोड जो हमें दे रखा है। जैसे अगस्त का पूछ लिया तो अगस्त का हो गया 3, और फरवरी लीप ईयर यानी फरवरी 2004 का कोड पूछ लिया तो यह हो गया 3। और इसी प्रकार सेंचुरी कोड जैसे 2000 का पूछ लिया तो यह हो गया 6। इसके बाद कितने ईयर, उसके बाद लीप ईयर, और बाद में सभी में 7 का भाग दे देंगे। और जो आंसर आएगा जैसे 0 आ गया तो हमारा आंसर हो जाएगा सैटरडे। इसी प्रकार 1 आ गया तो संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 5 थर्सडे और 6 का फ्राइडे। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 1 अगस्त 2001 को कौन सा वार होगा। तो हम उसी फॉर्मूले से ये सब ज्ञात करेंगे। जैसे फॉर्मूला था सबसे पहले मंथ कोड, सबसे पहले था डे यानी कि दिन, इसमें है दिन है 1 यानी कि 1। अब अगस्त का कोड होता है 3, तो ये हो गया मंथ कोड। इसके बाद हो गया सेंचुरी कोड यानी कि सेंचुरी जो है वो है 2000 यानी कि 2000 सेंचुरी कोड हो गया 6। इसके बाद ईयर यानी कि इसमें कितने ईयर है, तो इसमें ईयर हो गया हमारा 1, और लीप ईयर तो इसमें है ही नहीं तो ये हो गया 0। तो अब इन सभी में हम 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 6, 3, 9, 10, 11। 11 में 7 का भाग जाता है, शेष बचता है 4 जो है वो हमने देखा था कि 0 आने पर सैटरडे, 1 को संडे, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे और 4 को वेडनेसडे, यानी कि हमें इसका आंसर प्राप्त हो गया वेडनेसडे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें हो गया 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार होगा। तो सबसे पहले दिनों की संख्या 26, उसके बाद जनवरी का कोड। अब हमें देखना है कि यह लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। तो ये 1950 जो है इसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, तो ये हो गया एक नॉर्मल ईयर, यानी कि जनवरी का कोड हो गया 1। इसके बाद अब जैसे 1900 सेंचुरी कौन सी है, सेंचुरी कोड, सेंचुरी हो गई 1900 का कोड होता है 0। इसके बाद ईयर्स यानी कि वर्षों की संख्या, यह हो गए 50। इसके बाद लीप वर्ष यानी कि 50 में 4 का भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 12। ये हो गए 12 लीप वर्ष, और इसमें 7 का भाग। इसको हम सीधा 50 या 12 लिखने की बजाय जैसे 7 का भाग देने पर पीछे बच जाता है 5, तो हम यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 7 7 गुण 50 यानी कि पीछे शेष बच जाता है 1, तो वो भी लिख सकते हैं। या फिर 26 में 21 तक जाता है, 21 और 5 26। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 1 + 0 + 1 + 5 अपॉन 7। तो ये हो गया हमारा 5 1 6 1 7, यानी पीछे बच गया 5। 5 जो है वो होता है थर्सडे का, 0 का सैटरडे, 0 से 6 तक होता है शुक्रवार, यानी कि शनिवार से अगले शुक्रवार तक। ये हो गया थर्सडे यानी कि गुरुवार। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 15 फरवरी 2016 को। सबसे पहले हमें देखना है कि फरवरी 2016 जो है लीप वर्ष है या नॉर्मल वर्ष। तो इसमें 16 में 4 का भाग पूरा जाता है, तो ये हो गया हमारा लीप वर्ष। अब जैसे 15 यानी कि दिनों की संख्या, 15 में 7 का भाग देने पर 1 बच जाता है, या फिर 15 लिख दो या फिर 1। और अगला जो है वो है मंथ कोड। अब फरवरी जो है वो लीप ईयर है, तो इसका मंथ कोड हो गया 4 की बजाय 3। अगला हो गया सेंचुरी कोड यानी कि 2000 का कोड होता है 6। अगला हो गया वर्ष यानी कि 16 में 14 का भाग 14 तक जाता है 7 का, पीछे बच के 2। और 16 में लीप ईयर कितने हैं वो देखते हैं 4। 16 में 4 का भाग देने पर 4 तक जाता है अपॉन 7।
तो ये जैसे इसको या फिर जोड़ के लिख दो या फिर सीधा ही काट दो। जैसे ये हो गया 3 1 4 6 10 10 6 16 16/7 यानी कि पीछे बच के 2। अब ये जो 2 होता है वो होता है 0 का सैटरडे, 1 का संडे, 2 का मंडे। तो इसका आंसर हो गया मंडे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 5 जनवरी 2008 को शनिवार है तो 5 जुलाई 2009 को कौन सा वार होगा। अब इसमें हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखनी होगी। जैसे हमने पढ़ा था सभी मंथ का कोड, जैसे 01144025036146। अब हमें देखना है कि जनवरी 2008 जो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। तो ये जनवरी 2008 में 8 में 4 का भाग देने पर पूरा जाता है, मतलब ये एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जनवरी का कोड होता है 0 और इसी प्रकार जैसे जनवरी का कोड हो गया 0। अब अगला जैसे देख के जुलाई, तो जुलाई का कोड भी होता है 0। अब हमें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है, जैसे जिन मंथ या फिर जिन महीनों का कोड समान होते हैं वो महीने भी समान होते हैं। यानी कि 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 जुलाई को भी सोमवार ही होगा। यानी कि जिन महीनों का कोड समान उनके दिन भी समान। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और इसका आंसर 1 सेकंड में प्राप्त होता है। जैसे जनवरी 2008 लीव वर्ष है और जनवरी का कोड होता है 0 और जुलाई का कोड होता है 0। तो हम देखते हैं 2008 से जुलाई 2008 यानी कि 0। 5 जुलाई 2008 को भी शनिवार ही होगा। अब इसने पूछा है 2009 का, तो 2008 से एक नॉर्मल ईयर से अगले नॉर्मल ईयर में बढ़ने पर 1 दिन का अंतर होता है, यानी कि 1 दिन ऐड होता है। तो ये हो गया रविवार। 5 जुलाई 2009 को रविवार होगा, क्योंकि ये लीप ईयर तो पहले ही चला गया। अब जुलाई से आगे जो अगला ईयर आएगा वो नॉर्मल ईयर होगा, उसमें फरवरी 28 दिनों का होगा तो 1 ही ऐड होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया रविवार। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि 5 सबसे पहले 5 हो गए, दिन 5। अब मंथ का कोड यानी कि जनवरी जो कि लीप वर्ष है तो ये हो गया 0। अब 2000 का कोड हो गया 6। अब दिन यानी नहीं वर्ष 8, लीप वर्ष 2 डिवाइडेड बाय 7। अब जैसे 8 2 10 से 16 16 5 21 21/7 यानी कि 0। 0 जो होता है वो होता है शनिवार, जो कि हमें दे रखा है। ये तो हमें दे रखा है, हमें ज्ञात करना होता है इसका। तो ये हो गया 5। जुलाई का कोड होता है 0। अब 2000 का कोड होता है 6। ईयर हो गए 9 और लीप ईयर हो गए 2/7 यानी कि 22/7। इसमें हमें 1 से जाता है। 1 का कोड होता है रविवार। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया रविवार। इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि महीनों का कोड, अगर महीने या महीनों का कोड सेम है तो इनका आंसर भी सेम ही आएगा। जैसे 10 फरवरी 2003। फरवरी 2003 एक नॉर्मल वर्ष है और नॉर्मल वर्ष में फरवरी का कोड होता है 4 और नवंबर का भी कोड होता है 146। लास्ट वालों में 3 महीनों का कोड होता है 146 यानी नवंबर का हो गया 4। तो 10 फरवरी 2003 को सोमवार है तो 10 नवंबर 2003 को कौन सा वार होगा। तो इसका सीधा सा आंसर है फरवरी 2003 को सोमवार है तो नवंबर 2003 को भी सोमवार होगा 10 तारीख को। और जो सेकंड तरीका है उससे हम ज्ञात करें तो हमें 10 फरवरी 2003 का दे ही रखा है। 10 नवंबर का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिनों की संख्या या तो 10 लिख दो या फिर 10 में 7 का भाग यानी कि पीछे बच के 3। अब नवंबर का कोड हो गया 4।
2000 का कोड हो गया 6, वर्ष हो गए 3, लीप वर्ष हो गए 0/7, 4 3 7, 6 3 9 यानी कि 9/7, पीछे बच गए 2 जो होता है वो होता है सोमवार। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया सोमवार। अब जैसे क्वेश्चन नंबर ये हो गए पूरे। अब अगला टाइप देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप नंबर 6 की। यह है सेम कैलेंडर, अर्थात कि कौन कौन से कैलेंडर या कौन से कैलेंडर अगले वर्षों में सेम हो सकते हैं। जैसे कोई लीप ईयर का कैलेंडर है तो 28 साल बाद ही वैसा का वैसा सेम कैलेंडर आएगा। जैसे 2004 का कैलेंडर अगर लीप ईयर का कैलेंडर है तो 2004 के 28 वर्ष बाद यानी कि 2032 में 2004 वाला सेम कैलेंडर आएगा। इसी प्रकार अगर लीप वर्ष से अगला वर्ष है तो उसमें +6 होगा, अर्थात 2005 का कैलेंडर है तो उसमें +6 यानी कि 2011 का कैलेंडर 2005 के कैलेंडर के समान होगा। और इनके अलावा अदर कैलेंडर जो लीप वर्ष भी नहीं है और लीप वर्ष के अगला वर्ष भी नहीं है तो उनमें +11 करेंगे। जैसे 2006 का कैलेंडर वैसा का वैसा सेम कैलेंडर 6 के बाद 11 + 6 यानी कि 2017 में 2006 के समान ही कैलेंडर होगा। तो चलिए इसमें 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2012 के बाद कौन सा कैलेंडर सेम होगा। तो इसमें 2000 सबसे पहले देखते हैं 2012 कौन सा ईयर है, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। तो 2012 जो है वो एक लीप ईयर है। तो हमने पढ़ा था कि लीप ईयर है तो इसके बाद 28 वर्ष बाद ही उसका कैलेंडर सेम आएगा। जैसे 2012 + 28 करते हैं तो 2040 का कैलेंडर सेम होगा। ये तो क्वेश्चन हो गया एक नॉर्मल क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2005 के बाद कौन सा कैलेंडर सेम होगा। तो 2005 को देखते हैं सबसे पहले। 2005 जो है वो लीप ईयर के अगला वर्ष। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमें देखते हैं 2005 के बाद कौन सा कैलेंडर सेम होगा। तो सबसे पहले देखते हैं 2005 को। 2005 जो है वो लीप ईयर से अगला वर्ष यानी 2004 लीप ईयर से और उसके अगला वर्ष है। तो इसमें लीप ईयर से अगले वर्ष में +6 ऐड करने पड़ते हैं। तो 2005 में +6 ऐड करेंगे तो 2011 जो होगा वो 2005 के समान ही कैलेंडर होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1999 के बाद कौन सा कैलेंडर सेम होगा। तो 1999 जो है वो एक नॉर्मल या अदर ईयर में आता है। तो इसमें हम अदर ईयर में +11 ऐड करते हैं। तो 1999 के बाद 11 ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2010, यानी कि 2010 जो है वो 1999 के बाद इसका सेम कैलेंडर होगा। तो इस प्रकार एक सेम कैलेंडर ज्ञात करने के लिए हम इन 3 प्रकार के फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। अब देखते हैं अगला टाइप। तो हम देख लेते हैं वीडियो का 7 टाइप और लास्ट टाइप जो है सेंचुरी डे अर्थात शताब्दी दिन। इसमें हम देखते हैं कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन यानी कि फर्स्ट डे और अंतिम दिन लास्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले कैलेंडर की शुरुआत या शताब्दी की शुरुआत 0001 से हुई थी और उस दिन जो पहला दिन था वो था सोमवार, इसलिए हमेशा एक सप्ताह की शुरुआत सोमवार से ही होती है। इसके बाद जो अगली शताब्दी आई 100 वर्ष बाद वो आई 101 और उस दिन जो शुरुआत हुई थी यानी कि 1 जनवरी को, उस दिन वार था शनिवार। उसके बाद आया था 201, उस दिन 1 जनवरी को वार था थर्सडे यानी कि गुरुवार। उसके बाद जो अगला शताब्दी आई 301, उसमें वार था ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। इसके बाद जो वापस 401 आई उसमें सोमवार। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन
या तो सोमवार होगा, या फिर शनिवार होगा, या फिर गुरुवार होगा, या फिर मंगलवार होगा। और इसके अलावा जो शताब्दी का अंतिम दिन होता है यानी कि 31 दिसंबर, वो तो या तो फ्राइडे हो सकता है, या फिर वेडनेसडे हो सकता है, या फिर मंडे, या फिर संडे हो सकता है। इन चारों के अलावा कोई भी नहीं होगा। अब जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी शताब्दी का पहला दिन कौन सा वार हो सकता है? तो किसी शताब्दी का पहला दिन जैसे शुक्रवार तो किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, तो ये प्रथम डे नहीं हो सकता है। बुधवार भी अंतिम दिन है, तो प्रथम डे नहीं हो सकता है। इसके अलावा मंगलवार जो है वो किसी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है। रविवार है जो अंतिम दिन है, तो ये मंगलवार ही इसका आंसर होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखते हैं, किसी शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा वार हो सकता है? तो किसी शताब्दी का आखिरी दिन देख के तो इसमें फ्राइडे, शुक्रवार भी है, बुधवार भी है, सोमवार भी है, रविवार भी है। तो इसमें हम सीधा ही देख लेते हैं बुधवार, बाकी 3 प्रथम दिन है, तो ये बुधवार इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार हमारा कैलेंडर टॉपिक पूरा होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, या कोई भी लाइन या कोई भी क्वेश्चन या पर्सन समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।